हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में मैं क्लास 10th के जो विज्ञान का पेपर आने वाला है ना, उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताने वाला हूँ। और बच्चों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ज़्यादा ज़रूरी क्या है? कॉन्सेप्ट। हमारा पूरा अगर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा हुआ है, एनसीईआरटी मैंने पूरी पढ़ा रखी है, एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता रखे हैं। उस प्लेलिस्ट को भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर देख लेना। अगर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लोगे तो सारे पेपर में आप क्वेश्चन आराम से बता दोगे। और जो मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया ना, उसमें ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं ना, वर्णनात्मक प्रश्न लिखने वाले, वो सारे हैं, छोटे बड़े हर प्रकार के प्रश्न छाट छाट के बनाए। और ज्यादा बड़े वीडियो नहीं है, सारे वीडियो 30 मिनट 40 मिनट के अंदर ही है, तो जरूर देख लेना, वो बहुत काम की वीडियो है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इस विलयन का पीएच मान संभवतः क्या होगा? देखो, जब नीले को वो लाल कर रहा है, ठीक है, जब नीले को लाल करता है तो वो क्या होता है? वो होता है अम्ल। वो क्या होता है बच्चों? अम्ल। और अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से क्या होता है बच्चों? 7 से होता है कम। ये सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, सिखा रखा है, आपको पता ही होगा, ठीक है। अब 7 से कम होता है, ये हमें पता चल जाएगा। 7 से कम कौन है? ये 4 है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही हो जाएगा। अगर लाल से नीला बना था तो वो 4 होता, और 4 का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, और उदासीन का क्या होता है? 7 होता है, ठीक। अगला प्रश्न है, एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो एथेनोइक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CH3COH, ठीक है। एथेनोइक अम्ल, एथ में 2 कार्बन होते हैं, 1 2, और OOH। कहने निम्नलिखित में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड जो होता है आपका फेमस है, वो है Al2O3। जो आपका उभयधर्मी ऑक्साइड है वो बच्चों कौन सा है? Al2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? ठीक है, पादप हार्मोन कौन सा है? तो हमारा जो पादप हार्मोन होता है वो होता है साइटोकाइनिन। इंसुलिन, थायरक्साइन, एस्ट्रोजन, ये हमारे जंतु हार्मोन है, ठीक है। साइटोकाइनिन हमारा एक पादप हार्मोन है। कह रहे मानव नेत्र के जिस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे हम क्या कहते हैं? तो जिस वस्तु पर प्रतिबिंब बनता है उसे हम दृष्टिपटल कहते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं रेटिना। क्या कहते हैं? दृष्टिपटल। कह रहे प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बच्चों? ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बच्चों? ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता कितनी होगी? देखो, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है, क्या है यहाँ पर? माइनस के 20 सेंटीमीटर, ठीक। हमें निकालना है लेंस की क्षमता P सेंटीमीटर में, जिसका सूत्र होता है 100/F, ठीक। 100 F का मान गया माइनस के 20, 20 पंजे 100, तो P का जो मान आ जाएगा वो बच्चों कितना आ जाएगा? माइनस के 5 आ जाएगा, माइनस के 5 डायोप्टर, ठीक। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा देखें। और अगर आपको इसकी PDF, क्वेश्चन पेपर की और सॉल्यूशन की PDF चाहिए तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और मुझे मैसेज करना मेरे व्हाट्सएप पे, मैं आपको व्हाट्सएप पे वीडियो में नंबर दे दूंगा, ठीक है। कह रहे हैं बायोगैस का मुख्य अवयव क्या होता है? तो बायोगैस का जो मुख्य अवयव है बच्चों वो क्या होता है? मीथेन होता है। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या होता है? मीथेन। नेक्स्ट, कह रहे हैं उस धातु का नाम व प्रतीक लिखिए जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। तो उस सामान्य ताप का नाम क्या है? पारा है, पारा। और इसका जो प्रतीक होता है वो होता है Hg, ठीक है। नाम व प्रतीक लिखिए, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, ये हमें लिख देना है, ठीक है। कह रहे हैं निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। हाइड्रोजन को हम क्या लिखते हैं? H2। क्लोरीन को हम लिखते हैं Cl2। क्या देगा? हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है तो यहाँ से 2 से गुणा करेंगे, हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा, क्लोरीन भी 2 हो जाएगा। बाईं तरफ हाइड्रोजन 2 है, दाईं तरफ भी 2 है, बाईं तरफ क्लोरीन 2 है, दाईं तरफ भी क्लोरीन 2 है, तो ये संतुलित हो गया, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस में नहीं है, उसे हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, स्किप कर दीजिए। अगला प्रश्न है, उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या होते हैं? ठीक है, वहन तंत्र के घटक क्या होते हैं? तो देखो, एक तो होता है जाइलम होता है, एक होता है फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? जाइलम ये जटिल ऊतक होता है जो पानी और खनिज लवणों को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है,
दो चीज़ होती है, एक तो जाइलम होता है, ठीक है, जाइलम, और एक होता है फ्लोएम। ठीक, जाइलम क्या करता है, एक जटिल ऊतक होता है जो पानी को ना खनिज लवणों को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है। और फ्लोएम क्या करता है, ये भी एक जटिल ऊतक होता है जो पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित भोजन को ना पौधे के सभी भागों में पहुंचाता है। ये फ्लोएम का काम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी है? ठीक है, तो आप लिखोगे 50 हर्ट्ज। कितना? 50 हर्ट्ज। विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा। क्या होता है? किलोवाट घंटा। रक्त दाब मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो इसे कहा जाता है स्फाइगोमीटर। इसे क्या किससे किया जाता है? मैं लिख देता हूँ, स्फाइगोमीटर। स्फाइगोमीटर देखा ना, ऐसे लगाते हैं और यूँ दबाते हैं, पंप मारते हैं और ऊपर जाता है। ठीक है, उसे हम स्फाइगोमीटर कहते हैं। आगे बढ़ो, कह रहे हैं सोलर सेल बनाने के लिए मुख्यतः किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है सिलिकॉन। किसका बच्चों? सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये एक अर्धचालक होता है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आप क्या लिखोगे कि सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, यह एक अर्धचालक है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका एक औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। हाइड्रोजनीकरण क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का योग होता है। हाइड्रोजनीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ में ना हाइड्रोजन गैस को जोड़ा जाता है। ठीक है, और हाइड्रोजनीकरण का जो उपयोग होता है वो फैक्ट्री में होता है, वसा बनाने के लिए, घी बनाने के लिए, वनस्पति तेल से घी बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में यौगिक का IUPAC में नामांकन लिखिए। अगर इसका आपको पूरा फुल सॉल्यूशन चाहिए PDF के साथ, तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 8265971820 पर मैसेज करना और इस वीडियो को पूरा देखना और शेयर करना है। मैं आपको विज्ञान और गणित वीडियो लेक्चर्स भी दे दूंगा फ्री में, और मैथ के भी दे दूंगा, और इसके PDF भी दे दूंगा। अगर आप वीडियो पूरा देखोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे तो। ठीक है, IUPAC नाम बताना है। तो देखो इसमें कितने हैं कार्बन, 1-2 कार्बन है, तो 2 कार्बन पे होता है एथ, और C पे डबल बॉन्ड O लगा है, कीटोनिक ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड कीटोनिक ग्रुप, तो बाद में क्या लगता है, अल लगता है, तो ये क्या हो जाएगा, इथेनल। ये क्या हो जाएगा, इथेनल हो जाएगा। फिर देखो यहाँ कितने कार्बन है, 1-2-3 कार्बन है, 3 कार्बन में क्या होता है, प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड आने पर क्या होता है, आइन। तो क्या हो जाए, प्रोप प्लस आइन, प्रोपाइन। प्रोप प्लस आइन क्या हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा। ठीक है जी, ये भी हो गया आराम से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? तो देखो प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, जब आप गर्म चाय पीते हैं तो आपकी जीभ तुरंत जल जाती है और आप उसे बाहर निकाल लेते हैं। गर्म चाय पीते वक्त तुम थोड़ी ना चाय गर्म है उसमें अपना जीभ डुबा के रख देते हो, नहीं होती ना। तो यह क्रिया मस्तिष्क के सोचने से पहले ही हो जाती है। तुम्हारे पास कोई गर्म वस्तु है, तुमने उसमें टच कर दिया, तुम तुरंत हाथ डालोगे, तुम्हारा मस्तिष्क सोचने से पहले से वो रिफ्लेक्स हो जाता है। ठीक है, तो प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका होती है? देखो पहले क्या होता है, संकेत प्राप्त करता है। मस्तिष्क त्वचा, आँख, कान और जीभ से क्या मिलता है, उसको संकेत मिलता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, और ये आपको अगर PDF चाहिए बच्चों, तो वीडियो को क्या करना होगा, लाइक करना होगा, वीडियो को क्या करना होगा, शेयर करना होगा। ठीक है, सो देखिए यहाँ देखिए आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा, तो रिफ्लेक्शन को आप भूल जाइए, कॉन्सेप्ट पे आ जाइए। देखिए यहाँ लिखा होगा, यहाँ लिखा है मस्तिष्क त्वचा, आँख, कान, नाक और जीभ से संकेत प्राप्त करता है। ठीक है, संकेतों का विश्लेषण करना, मस्तिष्क इन संकेतों का विश्लेषण करता है और यह तय करता है कि कोई प्रतिक्रिया आवश्यक है या नहीं है। फिर प्रतिक्रिया भेजता है, यदि प्रतिक्रिया आवश्यक है
तो मस्तिष्क मांसपेशियों को संकेत भेजता है ताकि वे एक क्रिया करें। ठीक है, और इसकी सोल्यूशन वाली पीडीएफ चाहिए तो वीडियो को पूरा देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें आपसे, कह रहे प्रकाश संश्लेषण क्या है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधा कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त करता है। तो प्रकाश संश्लेषण एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य की उपस्थिति में सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप ऐसे लिख दोगे, क्या लिखोगे कि प्रकाश संश्लेषण एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में बदलते हैं, और यह प्रक्रिया पौधों के लिए भोजन बनाने का मुख्य तरीका है और यह पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट आपसे यह पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधा कच्ची सामग्री कैसे प्राप्त करता है। तो आप लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड कच्ची सामग्री है ना। पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। पत्तियों में छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर आने देते हैं। फिर पानी कच्चा पदार्थ है। पौधे मिट्टी से पानी प्राप्त करते हैं। पानी जड़ों के माध्यम से पौधे में प्रवेश करता है और तने और पत्तियों तक जाता है। सूर्य की ऊर्जा, पौधे सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सूर्य की ऊर्जा क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित की जाती है, जो पौधे में पाए जाने वाला एक हरा रंग द्रव्य होता है। तो ये पौधे के कच्चे सामग्री हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य की ऊर्जा। इसके बारे में आपको लिखना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करोगे। ठीक है, तो दृष्टि दोष देखो दो तरीके होते हैं। जब इंसान दूर की या पास की वस्तु को अच्छे तरीके से नहीं देख पाता है तो उसे हम कहते हैं, उसकी आंख में जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। हमसे बोला गया दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो नाम के उल्टा होता है। इसमें नाम का क्या होता है बच्चों, उल्टा होता है। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख पाता। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु से दूर हट जाता है। सामान्य निकट बिंदु कितना होता है 25 सेंटीमीटर, उससे दूर हट जाता है। दोष उत्पन्न होने के क्या कारण है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, ये पहला कारण है, और नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, ये दूसरा कारण है। कैसे लगाते हैं देखो, इस दोष को उपयुक्त क्षमता के अभिसारी लेंस, मतलब जब हम चश्मा लगाएंगे ना, वो चश्मा कैसा होगा, उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो हमारा दोष है, ये अभी इसका दूसरी दोष है। इसका जो प्रतिबिंब है वो दृष्टिपटल पे नहीं बन रहा है, वो पीछे बन रहा है, देखो हट गया। अब जैसे ही हमने यहाँ पे चश्मा लगा दिया, ये हमारा चश्मा लगा दिया हमने उत्तल लेंस का, तो जो प्रतिबिंब फिर दृष्टिपटल पे बनने लग गया यहाँ पर। ठीक है, और इससे हमारी वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, चिपको आंदोलन क्या है स्पष्ट कीजिए, कि भैया चिपको आंदोलन क्या है। तो चिपको आंदोलन एक आंदोलन हुआ था उत्तराखंड में। ठीक है जी, चिपको आंदोलन भारत के वनों के संरक्षण के लिए एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन था। यह आंदोलन 1970 के दशक में उत्तराखंड, पहले जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, उसमें शुरू हुआ था। इस आंदोलन में स्थानीय लोगों ने पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उन्हें गले लगा लिया। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा, एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता जिन्हें चिपको आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। फिर गौरा देवी थी, एक ग्रामीण महिला जिन्होंने रेणी गांव में पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया था। चंडी प्रसाद भट्ट, एक सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक थे जिन्होंने चिपको आंदोलन को एक व्यापक सामाजिक आंदोलन में बदलने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्या परिणाम हुए थे इसके, देखो वन कटाई पर प्रतिबंध लग गया था। कई राज्यों में वन कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वन संरक्षण के लिए कानूनों का निर्माण किया गया और वन अधिकारों की मान्यता, स्थानीय लोगों के वन अधिकारों को मान्यता दी गई थी। तो ये परिवर्तन हुए थे चिपको आंदोलन के बाद, जो कि और इसका प्रभाव सिर्फ इंडिया में नहीं, ये आंदोलन विदेशों में भी बहुत चर्चित रहा था। ठीक है, ये बहुत फेमस आंदोलन है। कह रहे हैं जब अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। आप क्या बोल दोगे,
जब अभिक्रियाशील धातु को टन्नू हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और यह गैस रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील होती है। यह आप बोल दोगे। अगला क्वेश्चन आपसे ये बोला गया, आयनिक यौगिकों का क्वथनांक उच्च क्यों होता है? ठीक है, आयनिक यौगिकों का क्वथनांक उच्च क्यों होता है? तो देखो, क्योंकि दो कारण है इसमें, 2-3 कारण है। एक तो मजबूत आयनिक बंध होता है, आयनिक यौगिकों का उच्च गलनांक होता है, आयनिक यौगिक का क्रिस्टलीय संरचना, ये सारे इसके मेन कारण है। तो यहाँ आप लिखोगे, इसका कारण क्या लिखोगे? मेन आयनिक बंध बहुत मजबूत होते हैं, उन्हें तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए आयनिक यौगिकों को द्रव से गैस में बदलने के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसीलिए उनका जो क्वथनांक होता है वो बहुत ज़्यादा उच्च होता है। कार्बन के 2 अपर रूपों के नाम बताइए। कार्बन के 2 अपर रूप जैसे हो जाएंगे आपका हीरा और ग्रेफाइट। आप क्या बोल दोगे कि भैया हीरा है और ग्रेफाइट है। ठीक है, 17वां क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, इसे हमें नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। कह निम्नलिखित यौगिकों की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना दीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, पहले कक्ष में 2, बाहरी कक्ष में 4। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का बाहरी कक्ष में मतलब ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, पहले कक्ष में 2, बाहरी कक्ष में 6। कार्बन 1 है और ऑक्सीजन हमारा 2 है। छोटा छोटा बना रहा हूँ, हमें बस क्या होता है बच्चों, हमें मतलब रखनी है, हमें सिर्फ बाहर वाले बिंदु से मतलब रखना है। तो कार्बन के बाहर में 1 2 3 4 और ऑक्सीजन के बाहर में कितना? 6। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो कार्बन के बाहर 4, इसे 4 और चाहिए, और इसके बाहर में 6, इसे 2 चाहिए। यहाँ से 2 लेगा और 2 देगा भी, तो 4 थे 2 लिया, 8 हो गए। यहाँ से 2 लेगा और 2 देगा, तो ये इस कार्बन डाइऑक्साइड की हो गई। अब हमें बनाना है H2S का। ठीक है, अब हमें बनाना है H2S का। तो देखिए H2S, हाइड्रोजन का 1 होता है बाहरी में 1, सल्फर का होता है 16। सल्फर का क्या होता है? 16। तो 2 8, हाँ 2 8 10 और 6 आएगा। ठीक, तो देखो सल्फर 1 और ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन बोल रहा हूँ यार। ठीक, सल्फर का हमें इलेक्ट्रॉनिक बंधु संरचना बनाने के लिए सिर्फ बाहरी लेना होता है। ठीक है, सो देखिए इसके बाहर कितना है? हाइड्रोजन के बाहर कितना होता है? 1 और सल्फर के बाहर कितना होता है? 16। 6 4 5 6। तो हाइड्रोजन को बस 1 चाहिए, 1 लेगा 1 देगा, और ये भी 1 लेगा 1 देगा। और सल्फर के बाहर में 6 थे, 1 ले लिया 7, 1 ले लिया 8, तो इसके भी बाहरी कक्ष पूर्ण हो गए। अब आ जाइए C2H6। ठीक है, कार्बन हमारे 2 हैं और हाइड्रोजन हमारा 6 है, 3। देखो यहाँ हमारा हाइड्रोजन है, यहाँ हमारा हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और कार्बन हमारा 2 है। देखो कार्बन के बाहर में बाहरी कक्ष में 4 होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, हो गया। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में कितने होते हैं? 1 1। हाइड्रोजन का प्रतीक अलग दिखाया और उसका प्रतीक अलग दिखाया, दोनों का प्रतीक सेम मत रख देना। अब देखो बंद बनाएगा ना, इसके बाहर 4 है, यहाँ से 1 लेगा, 5 हो गया, यहाँ से 1 लेगा, 6 हो गया, यहाँ से 1 लेगा, 7 हो गया, और यहाँ से 1 लेगा, 8 हो गया। ठीक है, देखो ये वाला ना, ये वाला यहाँ से ले रहा है और ये वाला यहाँ से ले रहा है। ठीक, फिर देखो इसने यहाँ से ले लिया 4 5 और ये 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 8, अष्टक पूरे हो गए। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बन गई। अब आते हैं अगले प्रश्न में, क्या बोल रहे हैं? वृक्काणु नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। हर साल एग्जाम में आता है बच्चों, वृक्काणु ये संरचना बनाने के लिए हर साल एग्जाम में आता है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ चित्र में, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये वृक्काणु की संरचना है, ये आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए। देखो ये हमारे वृक्क शिरा की शाखा है, ये वृक्क धमनी की शाखा है। ठीक है, ये बोमेन संपुट है हमारा, ये क्या है? समीपस्थ सम्मिलित नलिका,
ये है दूरस्थ नलिका, ये संग्राहक वाहिनी, ये वासारेक्ट। ठीक है, ये आपको बनाना है। तो फिर आपको यहाँ लिखना है वृक्काणु वृक्क की कार्यात्मक इकाई होती है। प्रत्येक वृक्काणु रुधिर छानता है तथा मूत्र का निर्माण करता है। वृक्काणु के निम्नलिखित भाग होते हैं, एक बोमेन संपुट ग्लोमेरुलस के साथ होता है और एक लंबी नलिका होती है। ये चित्र बनाना है और इसके कार्य लिखना है। कार्य में आप क्या लिखोगे, देखो रुधिर रिनल धमनी में बहुत उच्च दाब पर बहता है। ठीक है, जो रिनल धमनी होती है वहाँ पर आता है। ठीक है, जिससे ग्लोमेरुलस की पतली दीवारों में रुधिर छन जाता है। उसके बाद रुधिर कोशिकाएं और प्रोटीन कोशिकाओं में ही रहती हैं, जबकि जल की अधिकांश मात्रा और घुले हुए खनिज बोमेन संपुट द्वारा छान लिए जाते हैं। ये जो बोमेन संपुट है ना, इसके द्वारा छान लिया जाता है। फिर क्या होता है, इस निस्यंद में वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया के साथ साथ लाभदायक पदार्थ जैसे ग्लूकोज आदि उपस्थित रहते हैं। इनकी अतिरिक्त जल की अतिरिक्त मात्रा जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं होती है वह भी होता है इसके साथ साथ। जब ये निस्यंद नलिका में आता है तो लाभदायक पदार्थों जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, जल का पुनः नलिका में उपस्थित केशिका द्वारा अवशोषण हो जाता है। ठीक है, इनके द्वारा क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। ठीक, उन वर्ज्य पदार्थों को भी छनन इन केशिकाओं द्वारा होता है जो शेष रह जाते हैं। अंत में निस्यंद में केवल यूरिया, अन्य वर्ज्य पदार्थ और जल ही रह जाता है, जिसे अब हम मूत्र कहते हैं और ये संग्राहक में एकत्रित हो जाता है और जिसे हम बाद में त्याग देते हैं। तो ये होता है हमारे वृक्काणु नेफ्रॉन की रचना और कार्यविधि, जैसे एग्जाम में लिखने के लिए हर साल आता ही आता है। अगला जो क्वेश्चन है हर साल एग्जाम में आता है वो है मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ चित्र बनाइए और इसमें निम्नलिखित भागों को दर्शाइए कि आमाशय कहाँ है, यकृत कहाँ है और बड़ी आंत कहाँ है। ठीक है, तो देखिए ये चित्र आपको बनाना है, आपके आंखों के सामने दिख रहा होगा चित्र। ठीक है, ये हमें बनाना है। ठीक है, ये हमारा देखो 3 तो दिखाना है, आमाशय, यकृत, बड़ी आंत। तो ये हमारा आमाशय है। ठीक है, ये हमारा देखो, ये इसे हम कोलन कहते हैं, बड़ी आंत। ठीक है, और उसके बाद यकृत, ये हमारा यकृत है, ये जिसे लीवर कहते हैं। ये 3 चीज़ों को दिखाना है। बाकी ये आपका जीवा है, मुंह है, ये ग्रसिका है, ये आमाशय है, ये क्षुद्रांत है, ये बड़ी वाली क्षुद्रांत है, ये गुदाद्वार है, ये परिशेषिका है, ये हमारा अग्नाशय है, पेनक्रियास कहते हैं जिसको। ठीक है ना, तो ये सब आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न जरूर आएंगे। अगला प्रश्न आपसे ये बोला गया है कि पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का स्वच्छ चित्र बनाइए तथा इसमें निम्नलिखित भागों को अंकित कीजिए, परागकोश, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है, ये हमें दिखाना है। तो ये भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारी क्या है, वर्तिकाग्र है, ये हमारी क्या है, वर्तिकाग्र है, ये हमारी वर्तिका है, ये हमारे क्या है, परागकोश है। ठीक है, और इसके बाद ये हमारा क्या है, अंडाशय है। उसके बाद ये हमारा, इसे हम दल कहते हैं, इसे हम तंतु कहते हैं, और ये हमारा क्या हुआ, बाह्य दल हुआ। ठीक है, तो ये चित्र आपको बनाने आना चाहिए, एग्जाम में हर साल आ जाता है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। उसके बाद आ जाओ, कह रहे हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। फ्लेमिंग का दाएं हाथ या बाएं हाथ का नियम, दोनों में से एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता ही आता है। ठीक है, दोनों हर साल एग्जाम में आता ही आता है। सो देखिए अगला क्वेश्चन करने से पहले फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या होता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का हाथ के 3 उंगली, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे को, तीनों को इस प्रकार फैलाएं कि एक दूसरे के लंबवत हो। ठीक है, एक दूसरे के लंबवत हो तो क्या होता है, तो जो अंगूठा होता है और ये जो तर्जनी होती है और ये मध्यमा होता है, ये इंगित करते हैं किसको, देखो ऐसे लिखना है आपको एग्जाम में, मैं फिर से बता देता हूँ। देखो यदि हम अपने हाथ के अंगूठा उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएंगे तीनों परस्पर लंबवत हो, तब अंगूठे के पास वाली अंगुली तर्जनी जो होती है, ये वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगी। ठीक है, उसके बाद दूसरी उंगली जो मध्यमा होगा, ये वाला, ये विद्युत धारा की दिशा को दिखाएगा, और जो अंगूठा होता है चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। ये है हमारे फ्लेमिंग का किसका नियम, बाएं हाथ का नियम। ठीक है, अब आते हैं न्यूमेरिकल्स में। कह रहे हैं 2 विद्युत बल्ब ए तथा बी में क्रमशः 60 वाट 240 वोल्ट और 100 वाट 240
वोल्ट अंकित है, गणना करके बताइए किसका प्रतिरोध अधिक होगा। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और देखो बच्चों, मैंने एक वीडियो बनाई है 1.5 घंटे की, ठीक है, जिसकी मैं अलग से लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। उस 1.5 घंटे की वीडियो को जाके देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में वहीं से आएगा। सारे प्रकार के प्रश्न वहाँ पर मैंने करा रखे हैं, सिखा रखे हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने वहाँ बता रखा है, जाके देखोगे तो मिल जाएगा। ये जो सेम क्वेश्चन है ये भी मैंने बता रखा है। देखो हमें दिया क्या है, हमारे पास 2 बल्ब है, एक बल्ब ये है और ये दूसरा बल्ब है, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ यहाँ पर। देखो पहला जो बल्ब है, पहले बल्ब की जो शक्ति हमें दे रखी है P1 वो 60 है, और जो V है V1 वो 240 है वोल्ट। दूसरा जो शक्ति है P बराबर हमें दे रखा है 100 और V2 हमें दे रखा है 240 वोल्ट। तो P बराबर क्या होता है, ठीक है, P बराबर होता है P बराबर होता है VI। P बराबर क्या होता है VI, और I बराबर क्या होता है, देखो I बराबर होता है V बराबर होता है IR। V बराबर क्या होता है बच्चों IR, ओम के नियम से, ठीक है ना। तो R निकालना है, तो यहाँ से I के पदों में मान आ जाएगा, R बराबर क्या हो जाएगा, I की जगह पे R के पदों में मान आ जाएगा, I का मान रखना है ना। P हमें दे रखा है, V दे रखा है, हमें I नहीं दे रखा है, तो I की जगह पे मान आ जाएगा V/R, ठीक है। देखो V बराबर IR होता है और P बराबर VI होता है, ये सूत्र आप जानते होगे, ठीक है। और हम जानते हैं V बराबर IR भी होता है। तो हमें प्रश्न में देखो I नहीं दे रखा है, P दे रखा है, V दे रखा है, I नहीं दे रखा है, I हटा देंगे, I की जगह पे क्या रख दो V/R रख दो। तो P बराबर हो जाएगा V और I की जगह पे मान रख देंगे V/R, तो P बराबर हो जाएगा V²/R, ठीक है। V और R दे, R हमें निकालना है, तो R बराबर क्या हो जाएगा V²/P। R बराबर क्या हो जाएगा V²/P। तो यहाँ लिखो प्रथम बल्ब के लिए, प्रथम बल्ब के लिए, तो प्रथम बल्ब के लिए जब हम देखेंगे R1 तो V तो हमारा 240 है दोनों के लिए, 240 गुणा 240, और शक्ति हमारा क्या है 60 है पहले वाले में। देखो शक्ति हमारा क्या है 60 है। और द्वितीय बल्ब के लिए अगर इसको हल करना चाहो तो हल भी कर सकते हो, बट हल करने की ज़रूरत नहीं है। 240 का वर्ग बट्टे में क्या है 60, सेम चीज़ है। अब आ जाओ द्वितीय बल्ब के लिए, ठीक है। द्वितीय बल्ब के लिए क्या हो जाएगा R2 बराबर V², V वही है 240 गुणा 240, और R हमारा क्या है, R हमारा है 100 दूसरे वाले बल्ब के लिए, ठीक है। तो देखो 240 ऊपर सेम है, नीचे दोनों का अलग है। समीकरण 1 समीकरण 2। अब इसको अगर हल भी करना चाहो तो आप हल भी कर सकते हो, वरना आपको पता ही है बेसिक से चीज़ें हैं क्या, कि अगर ऊपर भिन्न है ना, भिन्न के रूप में, मैथ के स्टूडेंट हो आप, अगर आपने मैथ पढ़ा है तो आपको आता ही होगा। ज़्यादा दिक्कत है तो हल कर लो। 240 0 से 0 कटा, 6 चुक्कू 24। आपको क्या करना है 240 को गुणा कर देना है 4 के साथ, तो कितना आ गया 960। अरे यार सब कुछ भूल गए, 960 लिख दो यहाँ पर, बड़ी दिक्कत है आप लोगों को ना। 240 गुणा 240, नीचे है 100, 0 से 0 कटा तो 24 गुणा 24 576। अब बताओ, अब तो बता दोगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तुलना वुलना नहीं करना है, डायरेक्ट कर देना। तो अतः बोल दोगे कि जो R प्रथम बल्ब के लिए जो प्रतिरोध हो वो अधिक है, प्रथम बल्ब का जो प्रतिरोध है वो अधिक है, आप आराम से बोल दोगे। देखो बच्चों, मैंने पूरे विज्ञान चैप्टर की छाट की 1.5 घंटे की न्यूमेरिकल कराई है, वीडियो बना रखी है अंकित प्रश्नों की, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको जाके ज़रूर देख लेना, ठीक है प्लीज़। तो कहीं पर कोई दिक्कत रहेगी ही नहीं। अगले प्रश्न पे आ जाओ, हर साल एग्जाम में आता है और इस साल भी ज़रूर आएगा गारंटी के साथ। कह रहे परिपथ का कुल प्रतिरोध है, ये सर्किट दे रखा है और परिपथ में प्रवाहित कुल धारा निकालनी है हमें। देखो एक के नीचे एक है और सारा प्रतिरोध एक सिरे से जुड़ा पड़ा है, तो ये R1 R2 R3 और ये हम मान लेते हैं R4। R1 R2 R3 चूँकि R1 R2
R3 किस क्रम में जुड़े हैं? एक के नीचे एक है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, अर्थात इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा 1/R' वो होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। शुद्ध रोध है 1/4 मान रख दो, 1/6 1/12, लॉसअप आ जाएगा 12, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 12 एकम 12, 1 एकम 1, तो 3 और 2 5 और 1 6/12, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1/R', तिरछे गुणा कर दोगे, R' एकम R', 2 एकम 2 हो जाएगा, तो R' आ जाएगा 2 ओम। ये जो R' यहाँ है और ये जो R4 है एक के साथ एक जुड़ जाएगा, चूंकि R4 व R' किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। क्यों श्रेणी क्रम में? इन तीनों को जोड़ने पे यहाँ आएगा ना, इसका सिरा इसके साथ जुड़ा है, तो ये क्या होता है, एक के सिरा दूसरे सिरे के साथ जुड़ा रहता है, तो उसे हम श्रेणी क्रम कहते हैं। श्रेणी में है इसलिए तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या होगा? R4 प्लस R', तो R4 है 8, R' आया था 2, तो 8 और 2 10 ओम आ जाएगा। तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 10 ओम होगा, पहला आंसर। उसके बाद हमसे क्या बोला है? कुल धारा निकालो। हम जानते हैं ओम के नियम से V बराबर होता है IR, तो I बराबर क्या होगा? V/R, R गुणे में इधर बट्टी में आ जाएगा। V कितना दे रखा है प्रश्न में? V दे रखा है 12 वोल्ट, V है 12 और R निकाला है आपने 10, एक जीरो है, 10 एक स्थान के बाद आएगा 1.2, I का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो आप प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रकाश स्पेक्ट्रम से क्या अभिप्राय है? स्पेक्ट्रम के किस रंग का विचलन सबसे अधिक और सबसे कम किसका होता है, ये आपको बताना है। तो देखो, प्रकाश की श्वेत किरण का 7 रंगों में विभक्त हो जाना प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, और यहाँ देखो, प्रकाश स्पेक्ट्रम विभिन्न तरंग दैर्घ्य के प्रकाश रंगों में विभाजन होता है। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो उसकी तरंग दैर्घ्य के आधार पर अलग अलग रंगों में अपवर्तित हो जाता है। ठीक है, जिसका ऑर्डर होता है बैनी आह पीना ला। देखो, बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। ये आपको आपका उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाओ। हमसे क्या बोला जा रहा है? मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु से कितनी दूरी पर होना चाहिए? देखो, जो मानव का जो दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है, और जो मानव का निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर लगभग 10 इंच दूरी पर होता है। ये आप लिख दोगे। अगला क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में आता है वो है पारितंत्र से आप क्या समझते हैं? पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है? ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो देखो बच्चों, पारितंत्र क्या होता है? जीवों और उनके वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का एक जटिल जाल है। यह जीवों और उनके वातावरण के बीच ऊर्जा और पोषक तत्वों के प्रवाह का अध्ययन करता है, उसे हम पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र के घटक क्या हैं? जीव हुआ, सजीव जीव जैसे कि पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव, ये सब आ जाते हैं। वातावरण है, सभी भौतिक रासायनिक घटक जैसे कि पानी, हवा, मिट्टी, तापमान, ये वातावरण में आते हैं। ऊर्जा है, सूर्य से प्रकाश ऊर्जा पारितंत्र में सभी गतिविधियों को चलाती है। पोषक तत्व कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, रसायन जो जीवों के विकास और प्रजनन के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, पारितंत्र में अपमार्जक की क्या भूमिका है? देखो, अपमार्जक सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, कवक, जो मृत कार्बनिक पदार्थों को विघटित करते हैं। ठीक है, अब अपमार्जक की भूमिका क्या है? पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करना। अपमार्जक मृत कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में विघटित करते हैं जो पौधे द्वारा उपयोग किए जाते हैं। जैव निम्नीकरण, अपमार्जक मृत जीवों और वनस्पतियों को विघटित करते हैं जिससे वे वातावरण में वापस मिल जाते हैं। कोई देखो जीव मर गया, कोई इंसान मर गया, कोई जंतु मर गया, तो धीरे धीरे वो सड़ते गलते फिर मिट्टी में मिल जाता है। कचरे का निपटान, अपमार्जक कचरे को विघटित करके करते हैं जिससे वातावरण स्वच्छ रहता है। या फिर आपको बताना है पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए
तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए। ठीक है, पोषी स्तर क्या होता है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ट्रॉपिक लेवल। एक खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह के विभिन्न चरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक स्तर में जीव ऊर्जा का एक हिस्सा प्राप्त करते हैं और अगले स्तर के जीवों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, पोषी स्तर कहते हैं। पोषी स्तर में क्या होता है, उत्पादक होता है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है, द्वितीय उपभोक्ता होता है, तृतीय उपभोक्ता होता है और उसके बाद क्या आ जाते हैं, अपमार्जक। उत्पादक क्या होते हैं, ये जीव स्वयं भोजन का उत्पादन करते हैं। इनमें मुख्य रूप से हरे पौधे होते हैं जो प्रकाश द्वारा संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता ये जीव उत्पादकों को खाते हैं। इनमें शाकाहारी जीव जैसे कि हिरण, खरगोश आदि शामिल हैं। द्वितीय उपभोक्ता क्या होता है, ये जीव प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं, ये इनको खा जाता है। इनमें मांसाहारी जीव जैसे कि शेर, बाघ शामिल है। तृतीय उपभोक्ता क्या है, ये जीव द्वितीय उपभोक्ता को खा जाते हैं। इनमें शिकारी जैसे कि बाज है, चील है। ठीक है, और अपमार्जक क्या होता है, ये मृत जीवों और वनस्पतियों को विघटित करते हैं और पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में छोड़ते हैं। तो ये आपको एग्जाम में लिखना है, आराम से बन गया। आहार श्रृंखला भी बताना है, जैसे ये घास हुआ, घास को हिरण खाता है, हिरण को शेर खाता है, तो ये एक श्रृंखला बन गई। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देना है आपको, केवल क्या देना है, रासायनिक समीकरण देना है। कह रहे हैं जिंक की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड की जाती है। देखो जो जिंक होता है Zn, इसकी जब क्रिया कर दोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ, तो क्या बनता है हमारा, दो मोल लेने पड़ेंगे, तो हमारा जो बनता है वो बनता है Na2ZnO2 प्लस H2 गैस बनता है। कह रहे हैं रक्त तप्त लोहे पर भाप प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा। रक्त तप्त लोहे मतलब लोहा मतलब Fe, इस Fe पे भाप यानी कि पानी प्रवाहित करने पे क्या बनता है, हमारा बनता है Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एथेनोइक अम्ल की सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया की जाती है तो क्या होता है। देखो एथेनोइक अम्ल है हमारा CH3COOH और इसको जब हम मिलाएंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ NaHCO3 के साथ, तो क्या बनता है CH3COONA, सोडियम एसिडेट, और क्या बनता है H2O बनता है, और क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अगला क्वेश्चन है, जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो क्या बनेगा। तो देखो जिप्सम हमारा क्या है CaSO4 2H2O, इसको जब हम गर्म करेंगे तो क्या बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, प्लस 3/2 H2O भाप बन के उड़ जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसे हमें नहीं करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है बच्चों, उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, जो अम्ल है, अम्ल जब क्षार से अभिक्रिया करती है तो वो क्या बनाती है, लवण तथा जल बनाती है। इसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अम्ल मैंने ले लिया, एक क्षार ले लिया मैंने NaOH, एक क्षार ले लिया, और अम्ल मैंने ले लिया HCl, और ये अभिक्रिया कर क्या बनाएगी NaCl, और क्या बनाएगी पानी। तो ये उदाहरण है, ये लिख दोगे आप, वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आ जाता है। कह रहे रेडॉक्स अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है, निम्नलिखित अभिक्रिया में उपचयित और अपचयित पदार्थों की पहचान करनी है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन अभिक्रिया एक साथ संपन्न होती है, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर CuO प्लस H2, तीर का निशान Cu प्लस H2O। तो देखो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है,
अपचयन हो रहा है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है। और यहाँ हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, देखो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन बढ़ गया तो हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या हो रहा है, उपचयन। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन साथ साथ संपन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब इस प्रश्न में हमें बताना है कि भैया किसका अपचयन हो रहा है, किसका उपचयन हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ देखो Mn था और यहाँ पर MnCl2 है। तो Mn क्या हो रहा है यहाँ पर, MnO2। देखिए यहाँ MnO2 क्या हो रहा है, देखो उपचयित हो रहा है। और अपचयित क्या है, देखो HCl है। यहाँ देखो H, ये H के साथ क्या आ गया, ऑक्सीजन हो गया। तो ये अपचयित पदार्थ है, ये आप लिख दोगे। इसका उपचयन हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। अगला प्रश्न जो हर साल एग्जाम में आता है, समजातीय श्रेणी क्या है। ठीक है, समजातीय श्रेणी क्या है, ये हर साल एग्जाम में आ जाता है। उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, समजातीय श्रेणी, होमोजेनियस सीरीज। तो क्या होता है, ऐसी श्रेणी, ठीक है, ऐसी श्रेणी जिनका सामान्य सूत्र एक जैसा हो, उसे हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। और जैसे एल्केन है, जैसे एल्कीन है, एल्काइन है, ये समजातीय श्रेणी के उदाहरण है। और क्रमागत कोई भी समजातीय श्रेणी हम लेंगे, क्रमागत दो पदों के बीच में हमेशा CH2 का अंतर होता है। ऐसी श्रेणी जिनका सामान्य सूत्र एक हो और किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच में CH2 का अंतर हो, उसे हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ लिख देना एल्केन, जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। और इसके अगर क्रमागत पदार्थ बताना है, CH4 लिख दो, CO2H6 लिख दो, C3H8 लिख दो। ठीक है, कह रहे मनुष्य के शरीर में उस ग्रंथि का नाम लिखिए जो हार्मोन और एंजाइम दोनों को स्रावित करता है। तो उसका नाम है पैनक्रियास। उसका नाम क्या है, पैनक्रियास, जिसे हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय। ठीक है, कह रहे आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करूं हार्मोन की ना, तो ये जो हार्मोन है अग्नाशय, ये इंसुलिन बनाता है, ग्लूकॉन बनाता है, स्टोमेटिसिन बनाता है, और भी बहुत सी चीज़ें बनाती हैं। ठीक है, एंजाइम भी बनाता है। एंजाइम में आपका एमाइलेज आ जाता है, प्रोटीज आ जाता है, लाइपेज आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है, आयोडीन युक्त नमक की सलाह हमें क्यों दी जाती है। तो मैं आपको चित्र की मदद से समझाना चाहता हूँ। देखो क्या होता है जब हम आयोडीन युक्त नमक नहीं लेते। ये चित्र में देख रहे हो आप, इस माता जी को क्या हो रखा है यहाँ पर, यहाँ देखो। ठीक है, ये क्या हो रखा है, ये घेंगा हो रखा है। यहाँ लिखेंगे हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि बहुत महत्वपूर्ण है। इससे थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। यह शरीर की रफ्तार को बनाए रखता है। आयोडीन थायरोक्सिन का मुख्य घटक होता है। आयोडीन की कमी के कारण थायरोक्सिन का अल्प स्रावण होता है। थायरोक्सिन के अल्प स्रावण के कारण किटिनिज्म, मिक्सिडीमा, घेंगा आदि रोग हो जाते हैं। और इसी कारण आयोडीन युक्त नमक की सलाह दी जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा बन गया। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया, समजात और समरूपों में अंतर बताना है, ये हटा दिया गया। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं, क्या है, एक लिंगी पुष्प और उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण आपको देना है। ठीक है, तो एक लिंग पुष्प का मैं उदाहरण दे देता हूँ, यह है मक्का, पपीता, ये एक लिंगी पुष्प है। और उभयलिंगी पुष्प का मैं उदाहरण दे देता हूँ, यह है आपका मटर, मकोए। ठीक है, ये उभयलिंगी पुष्प के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, पुनरुद्भवन तथा मुकुलन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, पुनरुद्भवन और मुकुलन से आप क्या समझते हो, ये आपको बताना है। सो देखिए, पुनरुद्भवन क्या होता है, पुनः उत्पादन। देखो जैसे स्पंज है, हाइड्रा है आदि जीवों को दो या दो से अधिक भागों में काटने पर प्रत्येक भाग अपने क्षतिग्रस्त भाग को पूरा करके एक पूर्ण जीव बना लेता है। इस प्रकार केचुआ, सितारा मछली आदि भी शरीर का अधिकांश भाग दोबारा बना लेता है। ठीक है, पुनरुद्भवन के गुण के कारण हाइड्रा के एक से अधिक जातियों के कटे हुए शरीर का आपस में जोड़े जा सकते हैं। इस क्रिया को रोपण, ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। मुकुलन क्या होता है, स्पंज और हाइड्रा जैसे सरल जंतुओं में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। हाइड्रा के जठर मार्ग में एक छोटी सी कलिका बनती है जो कुछ समय तक शरीर पर ही बढ़ती रहती है
बाद में अलग होकर नया हाइड्रा बना लेती है। जैसे ऐसे हाइड्रा होता है ना, तो इसमें छोटी सी एक बनेगी और फिर ये थोड़ी थोड़ी बड़ा होगी, बड़ा होकर फिर ये स्वयं में एक अलग बन जाती है। ठीक है, इसे हम मुकुलन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है क्या, कि परागण और निषेचन में क्या अंतर है। हर साल एग्जाम में आ जाता है। तो मैंने यहाँ लिखा है, परागण निषेचन की परिभाषा याद रखिएगा। सबसे पहला अंतर परिभाषा लिखना है। परागण क्या होता है, पराग कणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र के तक जाने की क्रिया को परागण कहते हैं। निषेचन क्या होता है, नर युग्मक का मादा युग्मक के अंडाणु के साथ संलयन को हम निषेचन कहते हैं। परागण पुष्प में होता है, निषेचन अंडाशय में होता है। यह हवा पानी कीटों के द्वारा होता है परागण, और निषेचन पराग नलिका के माध्यम से होता है। पराग नलिका का विकास होता है और उसमें बीज का निर्माण होता है निषेचन में। परागण अलैंगिक होता है, निषेचन लैंगिक होता है। गुणसूत्र जो होते हैं इसमें द्विगुणित होते हैं परागण में, और निषेचन में एक गुणित होते हैं। ये इसका मेन अंतर है। अगला क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में आ जाता है वो है, एक तंत्रिका कोशिका की संरचना बनाइए, इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तंत्रिका कोशिका जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं, इसकी संरचना बनानी है। ये आपको हर साल एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, और इसके कार्य की वर्णन करनी है। तो कार्य में लिखोगे, कोई भी सूचना तंत्रिका कोशिका के द्रुम कितक शिरों द्वारा उपार्जित की जाती है। ठीक है, ये अंतिम सिरा होता है, ये द्रुम सिरा, यहाँ से हमें मिलता है सूचना, और ये यहाँ से होता हुआ यहाँ से होता हुआ आगे जाता है, और एक रासायनिक क्रिया द्वारा यह एक विद्युत आवेग पैदा करती है। यह आवेग द्रुमिका से कोशिकाएं तक जाता है और तंत्रिकाक्ष से होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंचता है, और ये चलता रहता है। ठीक है, ये चलता रहता है। ये रसायन रिक्त स्थान सिनेप्स को पार करते हैं और अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ कर देते हैं, और यही हमारे शरीर में तंत्रिका आवेग की मात्रा का सामान्य योजन है, जो तंत्रिका कोशिकाओं का प्रमुख कार्य है। अगला है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। जो बेबी बॉय बेबी लड़की पैदा होती है वो कैसे होती है। सिंपल सा समझो फंडा, ये हमारा पुरुष है और ये हमारी महिला है। ये सब नहीं लिखना है। क्या लिखोगे, पुरुष और महिलाओं में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से 22 जोड़े गुणसूत्र दोनों में सेम टू सेम होता है। फर्क सिर्फ एक जोड़ी गुणसूत्र का होता है। पुरुष में होता है XY और महिला में होता है XX। जब पुरुष का X और महिला का X मिलता है तो क्या बनता है, स्त्री बनती है। और जब पुरुष का Y और महिला का X मिलता है तो क्या बनता है, पुरुष बनता है। ठीक है, ये इतना एग्जाम में लिख देना है। हो सके तो ये चित्र भी बना देना। अगला क्वेश्चन है, विद्युत जनित्र का नामांकित चित्र बनाइए। ये एग्जाम से हट गया है, ये सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इसको हमें नहीं करना है। अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। देखो, न्यूमेरिकल बहुत सारे आएंगे, ये सब मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, करा रखा है। जैसे ये न्यूमेरिकल हर साल एग्जाम में आता है, इसको मैंने जो बोला ना 1.5 घंटे की वन शॉट वीडियो में, ये और इससे भी अधिक शानदार क्वेश्चन करा रखे हैं, जाके ज़रूर देख लेना। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। तो देखो, सूर्य जब उगता है और सूर्य जब छिपता है तो वो क्षैतिज में क्षितिज के पास होता है। ये क्षैतिज बोलता है, और ये हमारा होता है ऊर्ध्वाधर। इसे क्षैतिज कहते हैं और इसे ऊर्ध्वाधर कहते हैं। देखो, सूर्य के उदय के समय सूर्य क्षितिज के पास होता है, जहाँ से आने वाले प्रकाश को वायुमंडल की मोटी परतों से होकर गुजरना पड़ता है और अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। ठीक है, नीले तथा कम तरंग दैर्घ्य के जो प्रकाश होते हैं उनका क्या हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है, और जो प्रकाश हमारी आंख तक पहुंचता है उनमें लाल रंग की प्रकाश की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। इसी वजह से सूर्योदय के समय या फिर सूर्य अस्त के समय सूर्य हमें लाल दिखाई देता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है ये भी हमने ऑलरेडी बना रखा है, पढ़ा रखा है। ठीक है, कि ये चित्र आपको चैप्टर नंबर जो 9 है नई NCERT बुक के आधार पर, वहाँ मैंने करा रखा है, जाके देख लेना। अगला क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल भी मैंने करा रखा है 1.5 घंटे वाली वीडियो में। ठीक है, अपवर्तनांक दे रखा है हमें 1.5। कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, जबकि वायु में प्रकाश की चाल हमें दे रखी है, निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, कांच में प्रकाश की चाल हमें निकालनी, निर्वात में प्रकाश की चाल C हमें दे रखी है। N बराबर होता है C/V,
ठीक है। तो बी बराबर क्या होगा, सी बट्टा एन। सी हमें दे रखा है 3 गुना 10 की घात 8 और एन हमें दे रखा है 1.5, 1.5 दूनी तो जो प्रकाश की चाल हो जाएगी वो हो जाएगी 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। वायुमंडल में ओजोन परत का क्या महत्व है, ओजोन परत के अपक्षय के लिए कौन जिम्मेदार है? तो ओजोन परत क्या होता है, ओजोन का जो सूत्र होता है वो होता है O3। इसका क्या कार्य होता है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से ये हमें बचाती है और इसके क्षय के लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं। जो हम रेफ्रिजरेटर, ठीक है, हम जो ये एसी कूलर ये सब हम चलाते हैं, इससे निकलने वाली जो हानिकारक गैसें हैं, जो फैक्ट्री से निकलने वाला हानिकारक गैस है, ये जाके हमारा जो ओजोन परत को उसको छेद कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण मित्र बनने के लिए आप अपनी आदतों में कौन से परिवर्तन ला सकते हैं? तो बहुत कुछ कर सकते हैं हम, ठीक है। ऊर्जा का कम उपयोग करें, पानी का कम उपयोग करें, कचरे को हम कम करें, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, पेड़ लगाएं, ये सब करके हम पर्यावरण मित्र बन सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ऐसे मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन देखना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों NCERT, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है NCERT के बॉक्स के प्रश्न, NCERT के प्रश्न अभ्यास के, और उसके साथ साथ जो मैंने इंपॉर्टेंट वीडियोस बना रखी है चैप्टर वाइज, उसको देख लो, सारे प्रश्न आपके वहीं से आएंगे।